નમસ્કાર લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે। એક તરફ ભારતભરમાં કોરોનાએ કહેર મચાવી છે અને કોરોનાના કેસ વધતા જાય છે, તો બીજી તરફ બંગાળમાં રાજકારણ ગરમાયું છે। બંગાળમાં જે પ્રમાણે 294 સીટો માટે જે ચૂંટણી યોજાવાની છે, 8 તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાવાની છે। ભાજપે ક્યાંક એવું નક્કી કર્યું છે કે ટીએમસીને સત્તા પદ પરથી હટાવવું, મમતાને બહાર કરવી। મમતાજીએ પણ ક્યાંક નક્કી કર્યું છે કે ચૂંટણી જીતવા માટે જોરશોરથી એવો પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે ભાજપ વિરુદ્ધ કે ભાજપને ટીએમસીના ગઢમાં ગાબડું ન પાડવા દે। આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ વચ્ચે ચૂંટણી પહેલા જ ટીએમસીના કેટલાક નેતાઓ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા, કેસરીઓ ધારણ કર્યો, ત્યારે એવું કહેવાતું હતું કે મમતાના ગઢમાં ગાબડું પડશે, પરંતુ જે જોશથી મમતા બેનર્જી પણ લડી રહ્યા છે અને ભાજપને એમના પોતાના ચૂંટણી પ્રચારમાં કહી રહ્યા છે કે ભાજપને બાય બાય કરો। ખેલા હોબેનું જે સૂત્ર આપવામાં આવ્યું છે એની સામે મોદીએ વિકાસ હોબેનું સૂત્ર આપ્યું છે અને મમતા બેનર્જી કહે છે કે અમે ભાજપને નથી ઈચ્છતા, મોદીનો ચહેરો પણ જોવા નથી માગતા। દંગા, લૂંટ, દુર્યોધન, દુશાસન અને મિર્ઝાફર પણ અમે નથી ઈચ્છતા। રાજકારણ જ્યારે આટલું ગરમાયું છે ત્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં કયા પ્રકારના મુદ્દા અને કોનું પલડું ભારે, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવી છે અને ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે ઉપસ્થિત છે જાણીતા રાજકીય વિશ્લેષક અને पत्रकार दिलीप गोयल उपस्थित है। दिलीप जी, आपનું स्वागत है। प्रदीप मलिक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, प्रदीप जी आपका भी स्वागत है और हर्षवर्धन पांडे जी आपका भी स्वागत है। पांडे जी, शुरुआत आपसे करेंगे। हर्षवर्धन जी, क्या कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में असल में टीएमसी और भाजपा जो आमने सामने है, कई सारे मुद्दे हैं, पर असल में चुनावी मुद्दे कौन से हैं और अहम मुद्दा कौन सा दिखाई दे रहा है अभी आपको? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह के समीकरण बंगाल की राजनीति के अंदर बन रहे हैं, उसे देखते हुए ये लगता है कि एक बार लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत तेजी के साथ यहाँ पे आगे जा रही थी। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हो गया व्हील चेयर वाला, उसके बाद से पूरी बंगाल की जो राजनीति है वो फिर 180 डिग्री पे जो है घूमती हुई नजर आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अब ये जिस तरह के मुद्दे आ रहे हैं उसमें बंगाली अस्मिता एक ऐसा मुद्दा है जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढ पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से यहाँ पर एकजुट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी को छोड़ के कई नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद से जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई। और हमने देखा होगा कि आपने देखा भी होगा कि मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, वहां पर खुलेआम जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये लग रहा है कि अब ये खेल थोड़ा सा कुछ खेल होबे जो है कुछ अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव जैसे जैसे चुनाव की का पहला चरण पास आएगा उसके बाद से क्या समीकरण बनते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है टीएमसी यहाँ पर अभी मजबूत स्थिति में है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, वहां पर हम देखें ममता बनर्जी का जादू जो है वहां के वोटरों पर आज भी जो है चल रहा है। ममता बनर्जी का जो ग्रामीण किला है उसको भेद पाने में भारतीय जनता पार्टी अगर कामयाब हो पाती है तो तब जाके यहाँ पर बंगाल में कमल खिलने की स्थिति में आ सकता है। और एक बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी को अब बंगाली अस्मिता का जो मुद्दा है उसको घेरने के लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और ममता बनर्जी का जो शासन रहा उस पर फोकस करने की ज्यादा आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कर पाने में कामयाब हो पाती है तो यहाँ पर कुछ अच्छी स्थिति में बीजेपी जाती भी दिखाई दे सकती है। और राजनीति में एक बात है कि परसेप्शन जो है वो सबसे बड़ा जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और पहले इस चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, तमाम टीएमसी के नेता जो है वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता जो है भाजपा के, वो जो बाहर से आयातित नेता हैं उनको पचा पाने में यहाँ पर समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव थोड़ा सा अलग दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कल आज शाम 10-11 बजे के आसपास अमित भाई शाह जो है वो गृह मंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से उनका जो समीकरण है वो बंगाल के मतदाताओं के ऊपर ही है। और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर जो कल पेश किया जाएगा उस पर सभी की नजरें रहेंगी। उसमें बंगाल को लेकर, खासतौर से उत्तरी बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में किस तरह के वादे करती है इस पर सभी की नजर होगी। और मतदाता जो है किस दिशा में जाएगा, क्या हिंदुत्व का वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब होगी, इस पर जो है नजर होगी। और कहीं ना कहीं
मोदी पर भी सभी की नजर होगी, प्रधानमंत्री भी, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा जो है वही होंगे, और जैसे जैसे चुनावी सभाएं उनकी होंगी तो वो गेम चेंजर जो है यहाँ पर साबित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि टीएमसी यहाँ पर अभी थोड़ा सा, जैसा लग रहा था इक्वेशन कि भाजपा बहुत बढ़त की तरफ बढ़ रही है बंगाल में, थोड़ा, हालांकि व्हील चेयर का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से मुझे लगता है कि ममता यहाँ पर एक मजबूत प्लेयर के तौर पर बंगाल की राजनीति में उभर कर सामने आ रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं कि लेफ्ट को हटा के ममता जी ने अपना मतलब शासन बनाया, अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ये कर रही है कि ममता को हटाओ और शासन बनाओ, जो भाजपा के कार्यकर्ता की नाराजगी, हालांकि मैंडेट भी लेना नहीं चाहते कई कार्यकर्ता, जिनको मैंडेट देना चाहती थी पार्टी, कार्यकर्ता भी नाराज है, ये नाराजगी कितना नुकसान करा सकती है भाजपा को पश्चिम बंगाल में? थैंक यू वेरी मच आप मुझे बुलाने के लिए इस चर्चा में। हर्षवर्धन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समअप कर दिया है सिचुएशन, अभी क्या स्थिति है और क्या स्थिति होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि समीकरण बदल रहे हैं। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा वो नंदीग्राम की उस घटना के बाद जिसमें कि ममता जी ने कहा कि उनके ऊपर हमला किया गया, जो भी है सच्चाई हो, हम वहां पर नहीं थे, हमें नहीं मालूम है, चर्चा जो भी हो, लेकिन सहानुभूति इकट्ठा करने में तो वो जरूर हो गई। 34 साल वामपंथ के सरकार को हटाना बहुत बड़ी बात थी, और जिसको ममता दीदी बिल्कुल सक्सेसफुली कर पाई। लेकिन अभी जो ये शुरुआत से चर्चा में था कि भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में काडर नहीं है, और आज भी नहीं है, लेकिन उस काडर नहीं होने की कोशिश इन्होंने की बाय टीएमसी के जो नाराज नेतागण हैं, नाराज वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपने में लाने की। अब ये शुरुआत में तो इन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता आने लगे इनके पास, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता आ गए इनके पास, तो शुरुआत में तो अच्छा लगा। लेकिन ये जिस ढंग से फ्लडगेट जैसा खुल गया, इतने सारे टीएमसी के वर्कर्स आ गए कि छोटे जो लोकल कार्यकर्ता उनकी रोष तो छोड़िए, लोग, हमारे जैसे लोग जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, उन्हें भी अब ये परेशानी हो रही है हमें ये जानने में कि ये टीएमसी है या बीजेपी है। कल तक जो टीएमसी का झंडा लेकर, तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर घूमते थे, आज वो बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे हैं। किस बेसिस पर, किस आधार पर वो अपने मतदाताओं को और अपने से जो उनके कार्यकर्ता हैं, किस आधार पर वो कहेंगे कि भाई अब आप वो तृणमूल का जो 3 लीफ है उसको नहीं वोट डाल के आप कमल पे वोट डालें? किस आधार पे कर पाएंगे? क्या वो कन्विंस कर पाएंगे? ये सब बहुत मुश्किल का काम है किसी भी पार्टी के लिए। इतने कम समय में टर्न कोट्स, दल बदलू जो होते हैं, इतने कम समय में वो अपनी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पाना इतना आसान नहीं होता है। जो बहुत ही कमिटेड होते हैं वो उनके साथ रहेंगे, उनकी बात मानेंगे। बंगाल की जनता विश्वास करेगी दल बदलू पर, प्रदीप जी? देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है। गुजरात में कुछ समय पहले जब बाय इलेक्शंस हुए थे और इंसिडेंटली दिलीप भाई और हम लोग साथ में कहीं चर्चा कर रहे थे टेलीविजन चैनल पे, उसमें भी दिलीप भाई बहुत ही मुखर होकर बोले थे, और दिलीप भाई के विचार अच्छा से हम सुनेंगे, बहुत ही मुखर होकर बोले थे, और मैं उनके बिल्कुल समर्थन में रहता हूं कि दल बदलुओं को, अगर वो दल बदलू किसी मुद्दा पर हो, कोई आइडियोलॉजी पे हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी, अवसरवाद के ऊपर दल बदले कि अवसर अब तृणमूल का नहीं है, बीजेपी का है, या बीजेपी का नहीं है कांग्रेस का है, या कांग्रेस का नहीं है वामपंथ का है, और तो अब बदले सत्ता के लिए, ये तो बहुत गलत बात है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरात में हुआ था, लोगों में काफी रोष था, लेकिन वो लोग कौन थे? जो असली वोटर्स थे, उन्होंने तो दल बदलुओं को वोट दे दिया, सभी के सभी सीट गुजरात में बाय इलेक्शन में जीत गए। अब बंगाल में कोई, बंगाल की जो जनता है, कोई गुजरात की जनता, वोटर, जनता की बात नहीं कर, बंगाल के वोटर्स गुजरात के वोटर्स कोई बहुत अलग वोटर्स नहीं होंगे। सो ये बहुत ही मुश्किल का काम है कहना कि क्या ये दल बदले हुए नेता अपने साथ वोटर्स को ला पाएंगे, और दूसरा, और द सेम टाइम, चलो बिल्कुल, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है प्रदीप जी। दिलीप जी, आपसे पूछेंगे कि ममता जी के नजदीकी लोग थे, टीएमसी के जो अहम नेता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल कर लिया, और बाकी कार्यकर्ता नाराज हुए कि जैसे पांडे जी ने बताया, हर्षवर्धन जी ने बताया, कितना फर्क पड़ सकता है दिलीप जी? મને લાગે દિલીપભાઈ, બંને મહેમાનો હિન્દીમાં વાત કરી છે, હું થોડું આપણા ગુજરાતી વાચકોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતીમાં વાત કરું, અને બંને શું કહ્યું છે આમ તો સમજી ગયા હશે, હિન્દી આપણે લોકો સમજી શકીએ છીએ, એ બી કહું. હર્ષવર્ધને જે વાત કરી
એ વાત તો એ અર્થમાં સાચી છે કે ત્યાં થોડી ટક્કર થઈ ગઈ છે, પણ મને લાગે છે ટક્કર પહેલેથી હતી, એક કોન્ટેસ્ટ હતી અને બંને પક્ષો બહુ મજબૂત હતા. એ જે નંદીગ્રામમાં ઘટના બની અને મમતા બેનર્જી ઘાયલ થયા છે, આવી જ ઘટના લગભગ 2 દાયકા પહેલા બની હતી. ડાબેરી પક્ષના લોકોએ મમતા બેનર્જી પર હુમલો કર્યો હતો અને એમને માથામાં વાગ્યું હતું. એ વખતે એણે માથામાં પાટો બાંધીને પ્રચાર કર્યો હતો, સતત સભાઓ કરી હતી અને એનો એમને બહુ મોટો ફાયદો થયો હતો. એટલે હર્ષવર્ધનજી કહે છે પ્રમાણે એ બાબતની સહાનુભૂતિનો એમને ફાયદો થઈ શકે. એનો મતલબ કે એને જે નુકસાન થવાનું હતું ભાજપને કારણે, એ નુકસાન ઓછું થઈ શકે છે. પણ એમની બેઠકો તો ઓછી થશે એવું મને લાગે છે. ભાજપને બેઠકોની સંખ્યામાં ખાસો વધારો થશે. હવે સત્તા સુધી પહોંચશે કે નહીં એ બેઠકોની સંખ્યા, એ આપણે એટલે દિલીપભાઈ, મમતા બેનર્જી જ્યારે સભાનું સંબોધન કરે છે ત્યારે ગુજરાતને ટાર્ગેટ બનાવે છે, નરેન્દ્ર મોદીને ટાર્ગેટ બનાવે. હાલાકી ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે, દેશના વડાપ્રધાન છે, પરંતુ ગુજરાતને ટાર્ગેટ બનાવીને ગુજરાતની ચર્ચા વધારે કરે છે. એ તો ભાજપનો પ્રચાર છે. તો કઈ પણ તમે મોદીને કહો એટલે ગુજરાતનું અપમાન, એવું ના હોય. ગુજરાત ગુજરાત છે, નરેન્દ્ર મોદી છે અને એ એકબીજાના પ્રતિસ્પર્ધીઓ છે, એકબીજા ઉપર આક્ષેપો કરે એટલે એ મૂળભૂત રીતે બે ગુજરાતીઓ ઉપર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, ગુજરાત ઉપર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે એવું આપણે માનવાને કારણ નથી. બીજું પ્રદીપજીએ કહ્યું ને એ વાત બી સાચી છે, પણ મને લાગે છે ત્યાં મુદ્દો પક્ષપલટાનો મુદ્દો થોડો જુદી રીતે એટલા માટે ચાલશે કે ચૂંટણી પહેલા થયો છે. ચૂંટણીની થોડા સમય પહેલા જયારે પક્ષપલટો થાય, 2-3 મહિના બાકી હોય ત્યારે થોડું અલગ રીતે જોવામાં આવે છે, કારણ કે તમારે તરત જ લોકો સમક્ષ ફરીથી જવાનું છે અને જે કંઈ તમારે લાભ લેવાનો હતો એ અથવા તો નહોતો મળ્યો, વોટેવર હતું, એ સિચ્યુએશન જતી રહી છે. તમે સરકારમાં નથી જોડાતા. ગુજરાતમાં આ જ સમસ્યા હતી ને, પક્ષપલટો છતાં પણ ફાવી ગયા. ના, ફરક એ છે કે ગુજરાતમાં તમે છોડી દો, ભાજપમાં જોડાઓ ને પ્રધાન થઈ જાઓ, તમને મોટો હોદ્દો મળી જાય, તમને ટિકિટ મળી જાય અને સત્તા હતી ત્યારે સત્તા મળી જાય, એટલે થોડો ફરક છે. પક્ષપલટું છે, એ યોગ્ય તો નથી જ, પણ આ લોકોનું જે પરસેપ્શન હોય એ આ હોય છે કે તમે સત્તામાં જે બેઠા છે એમાંથી છોડીને પ્રતિસ્પર્ધી પાર્ટીમાં જઈ રહ્યા છો અને ત્યાં તમારે ચેલેન્જ લેવાની છે જીતવા માટેની, એટલે થોડો ફરક છે. બીજું, જયારે એ બી યાદ રાખવું પડે કે ટીએમસી પહેલી વાર જયારે સત્તામાં આવી ત્યારે ડાબેરી વર્ગના જે કાર્યકરો હતા, લેફ્ટના જે એસ્ટાબ્લિશ લોકો હતા ગ્રામીણ વિસ્તારમાં, એ બધા ટીએમસીમાં ભળી ગયા હતા. એ જ લોકો એ લેફ્ટમાંથી ટીએમસીમાં આવ્યા. આમાંથી આજે ઘણા બધા લોકો ભાજપમાં પણ આવી રહ્યા છે. એટલે એ લોકો ત્યારે પણ પરિવર્તન કર્યું હતું લેફ્ટમાંથી ટીએમસી તરફ અને એને કારણે ટીએમસી ને ફાયદો થયો છે. એટલે ચૂંટણી વખતે થોડો ઘણો થાય ફેરફાર એ છે. પણ મને હર્ષવર્ધનજીએ જે વાત કરી મને લાગે છે નોંધનીય લાગે છે કે જે રીતે પ્રચાર ઉપાડી લીધો છે મમતા બેનર્જી, એને કારણે મને લાગે છે નુકસાન ખાસું બધું ખાળશે. અથવા એવું બની શકે કે આને કારણે લેફ્ટ અને કોંગ્રેસ ભેગા થઈને લડી રહ્યા છે, એ બંનેને બહુ મોટું નુકસાન થશે. લગભગ એ લોકોને નગण्य સ્થિતિમાં રહેશે અને ભાજપ અને ટીએમસી બહુ સામસામે સ્પર્ધામાં આવીને ઉભા રહેશે. हर्षवर्धन जी, सवाल ये है कि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे. हर्षवर्धन जी, क्या इसकी वजह हो सकती है? क्यों इतना जोखिम उठा रहे हैं दिलीप घोष? अब ये कहने वाली बात तो अलग है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उनकी जो है तारीफ भी की है एक सभा में. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये भी हो सकता है कि वो मैदान में सामने आने से अभी कतरा रहे हो, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा हो बंगाल में, क्योंकि खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में जो है दिलीप घोष की तारीफों के कसीदे गढ़े हैं. तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि भाजपा जो है उनको चेहरा बनाना चाह रही है, भले ही वो बैकडोर से बाद में उनकी एंट्री कराएं सीएम के फेस के तौर पर. लेकिन मुझे लगता है कि दिलीप घोष एक चेहरा है और प्रधानमंत्री के आज अगर भाषण को हम देखें, जिस तरह से सभा में उन्होंने दोहराया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेतों को डिकोड अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक बहुत बड़ा चेहरा जो है बंगाल में होंगे. और हाल के समय में जो सर्वे वगैरह भी सामने आए हैं, उसमें बंगाल में आप देखिए ममता बनर्जी के बाद जो है दिलीप घोष ही हैं जिनको जो है जनता कह रही है कि इनको हम सीएम के फेस के तौर पर जो है देखना पसंद कर रहे हैं. अब ऊंट किस करवट बैठेगा, आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से चुनाव पलटेगा, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी कई दिन बाकी हैं. एक बात हर्षवर्धन जी ये भी है कि मुस्लिम वोटर्स 30% है जो 70 से 100 मतलब 100 सीटों पे सीधी इफेक्ट करते हैं. तो क्या लगता है कि ये जो मुस्लिम पोलराइजेशन है वो किसको फायदा कराएगा? बीजेपी को, टीएमसी को, लेफ्ट कांग्रेस को?
देखिए, पहले बीजेपी सोचती थी यहाँ पर बंगाल के अंदर हम उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करके जो है ममता बनर्जी को जो है घेरने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। उन्होंने उनके लिए भ्रष्टाचार के मसले भी उठाए और भी बहुत सारी चीजें उठाई। लेकिन हम पिछले चुनाव के अगर डाटा को देखें तो 294 के आसपास पश्चिम बंगाल के अंदर सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा जो है मुस्लिम डोमिनेटेड वोटर है और मुस्लिम आबादी का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा जो है देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ममता की मुश्किल यही है कि वो कैसे अपने इन वोटरों को साधे, क्योंकि 100 से 125 के आसपास तकरीबन जो सीटें हैं वहां पर पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 90 सीटों पर जो है अपनी सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बीजेपी जो है उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से कर रही है एक और, तो दूसरी तरफ जो है त्रिकोणीय समीकरण जो है वहां पर बन रहे हैं। हम देखें कि वाम मोर्चा है, कांग्रेस है और इंडियन सेकुलर फ्रंट जो नवगठित है अभी हाल के समय में, उसने भी ममता बनर्जी की परेशानी को जो है बहुत हद तक जो है बढ़ाने अच्छा, का काम किया है। ओवैसी की पार्टी को इफेक्ट कर सकती है एआईएमआईएम? ओवैसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पॉलिटिक्स हाँ। के अंदर जो है बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि ये तीन फैक्टर तो पहले से बंगाल की राजनीति में काम कर ही रहे हैं। वाम मोर्चा, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट जो नवगठित हुआ हाल के समय में, साथ में ओवैसी भी अगर इस मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो हिंदुत्व वोट है अगर उसको बीजेपी अपने पाले में कर ले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समीकरण बन सकते हैं, वोट का प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक मुश्किल ये है भाजपा की कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ममता दीदी का सबसे जो मजबूत वोटर है वो आपका ग्रामीण वोटर है। आज भी आप पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में घूम जाएं, मालदा में चले जाएं, मुर्शिदाबाद में चले जाएं, 24 परगना रोड वगैरह इलाकों में चले जाएं, उत्तरी बंगाल के इलाकों में चले जाएं, तो यहाँ पर ये वोट ऐसा है जो ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से रहा है। लगभग लगातार ममता बनर्जी ने वाम के किले को ध्वस्त किया, उस दौरान भी हमने देखा कि ये वोटर जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। और हाल के समय में हम देखें ममता बनर्जी ने कई सारी स्कीमें चलाई हैं, जैसे वृद्धावस्था योजना है और भी बहुत सारी कई ऐसी योजनाएं हैं ममता बनर्जी के शासनकाल में जो उन्होंने चलाई हैं। तो इसका कहीं ना कहीं लाभ जो है उनको मिला है। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो ममता बनर्जी के साथ जो है शुरुआत से जो है रही है। तो कहीं ना कहीं गौर करने लायक वाली बात ये भी होगी कि ये महिलाओं का जो वोटर है जो तमाम योजनाओं के जरिए जो है ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से रहा है, क्या वो इस चुनाव में साथ देगा। लेकिन राजनीति में परसेप्शन के साथ एक बहुत बड़ी चीजें ये है कि मुद्दे जो हैं सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। और बंगाल की पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखें हाल के समय में हम देखें तो हम पाते हैं कि बंगाली अस्मिता का जो मुद्दा है इसकी काट भारतीय जनता पार्टी हाल के समय में जो है खोजने में हाल के कुछ दिनों में नाकामयाब हुई है। और भाजपा को इस समय अपना पूरा फोकस जो है वो करना चाहिए ममता बनर्जी की सरकार को घेरने में, और जो एंटी इनकम्बेंसी है फैक्टर बंगाल के अंदर बन रहा है उसको कैश करने की योजना भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को बनानी होगी। अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और पार्टी के रणनीतिकार भी इस बात को अगर समझेंगे तो देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन फिलहाल तो मुकाबले में यहाँ पर टीएमसी शुरुआती अभी जैसे संकेत मिल रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो बढ़त बनाई हुई है, भाजपा पर भारी पड़े। प्रदीप जी, एंटी इनकम्बेंसी का डर टीएमसी को है। मान लो चुनाव से पहले जो हिंसा हुई उसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता की मौत हुई, क्या इसकी भी सिंपैथी मिल सकती है बीजेपी को? एंटी इनकम्बेंसी और इसकी सिंपैथी का दोनों का फायदा मिल सकता है या कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अटैक ये काफी समय से होता आ रहा है। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हर राज्य में होता है। जब चुनावी समय में ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। खाली गुजरात में नहीं होता है। क्योंकि बंगाल के लोग काफी अपने नेता के प्रति काफी दायित्व नहीं कहेंगे, लॉयल्टी उनकी काफी है, दीदी की काफी प्रभाव रहा है। तो ये कुछ ज्यादा हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात भाजपा के कार्यकर्ताओं पे काफी अटैक किए। लेकिन ये बात भी है कि भाजपा वाले भी बिल्कुल दूध के धुले हुए तो नहीं है, इन्होंने भी काउंटर अटैक किए हैं, इन्होंने भी मारपीट करी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसका फायदा होने वाला है। जो कुछ फायदा हो सकता है अगर ये जो 10 साल इनका राजवाड़ अक्सर कई बार हो जाता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, जैसे कि 34 साल तक वामपंथ ने वहां राज किया, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए तो एंटी इनकम्बेंसी 2 टर्म के बाद बिल्डअप अक्सर होने लगता है। और भाजपा एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ ये जो प्रोसेस था कि हमारे बहुत सारे स्कीम्स जो है, केंद्र के स्कीम है जो उन्होंने वहां पर लागू नहीं किए होने दिया, किसानों को जो फायदे की बात है, हेल्थ केयर स्कीम की जो बात है, ये सब अगर नहीं होने दिया, इसके कारण आपको कितना नुकसान हो रहा है। अगर ये उनको कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं तो उनको कुछ फायदा होता है।
लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और हर्षवर्धन भाई ने आज भी बताया कि ममता दीदी रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में काफी बहुत ही पॉपुलर है। एंड याद रखिए, बंगाल आज भी प्रीडोमिनेंटली रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है बंगाल। एक दो शहर, कलकत्ता, दुर्गापुर को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब बंगाल लगभग ग्रामीण ही है। और वहां पर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है और लगातार वो पकड़ बनाए हुए हैं। प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी ने एक बात बताई कि दिलीप घोष चेहरा बन सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी का कोई चेहरा पश्चिम बंगाल में है नहीं, अभी दिलीप घोष बन सकते हैं। क्या मानते हो कि दिलीप घोष चेहरा बन सकते हैं बीजेपी का पश्चिम बंगाल में? देखिए, उनके पास 2-3 चेहरे ही हैं, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। एक दिलीप घोष है जो काफी समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे मुकुल रॉय हैं जो कोई बहुत ममता दीदी के बिल्कुल करीबी हुआ करते थे मुकुल रॉय, और कोई बहुत समय से बीजेपी में नहीं आया। मुझे याद नहीं आ रहा किस साल उन्होंने ज्वाइन किया, बट उनका नजदीक में ही कई भूतकाल में उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा 2-4 ही चेहरे हैं जो बड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी तो अभी आए हैं, उनको चेहरे की तरीके से प्रोजेक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाए उल्टा बीजेपी के लिए। बाबुल सुप्रियो हैं, लेकिन वो इतने बड़े पॉपुलर हैं, बॉलीवुड में उनका अच्छा पॉपुलैरिटी है बॉलीवुड के कारण, लेकिन इतने बड़े चेहरे नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए। तो बीजेपी शुरुआत से ये चाहती थी कि अल्टीमेटली ये चुनाव जो है वो दीदी वर्सेस मोदी हो जाए, क्योंकि इसका फायदा उन्हें देश के दूसरे राज्यों में भी काफी मिला है। स्पेशली कांग्रेस को जब वो टैकल करते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि ये राहुल बनाम मोदी हो जाए, ताकि मोदी साहब हैंड्स डाउन जीत जाते हैं। ઓકે દિલીપભાઈ જે પણ પરિણામ આવે, પરંતુ પ્રદીપજી પ્લીઝ, દિલીપભાઈ શું લાગે છે મોદી વર્સિસ દીદી, માની લો કે દીદી પશ્ચિમ બંગાળમાં જીતી જાય છે, તો આવનારા દિવસોમાં દેશમાં નવા સમીકરણો, રાજકીય સમીકરણો કોઈ ઉભા થઈ શકે છે? શોર્ટમાં શું કહેશો? ના, એટલે સમીકરણોમાં તો એક વધારે એક મોટું રાજ્ય પૂર્વનું અને માત્ર દક્ષિણ ભારત જ બાકી રહેશે એવું કહી શકાય। તામિલનાડુ અને કેરળ જેવા મોટા રાજ્યો, એ સિવાય બધી જગ્યાએ ભાજપને સફળતા મળી એ એક નવું કહેવાશે, કારણ કે ઈશાન ભારતમાં મળી છે, પશ્ચિમ બંગાળ વચ્ચે એક મોટું રાજ્ય બાકી છે, એટલે એ મહત્વનું પરિવર્તન હશે ને। બીજું મને લાગે છે હિન્દુત્વનો મુદ્દો ચાલશે દિલીપભાઈ? હા, બિલકુલ ચાલશે, કારણ કે અને એ ચલાવવાનો છે, કારણ કે ત્યાં મુસ્લિમ વસ્તી પણ વધારે છે, એટલે એને બહુ સ્પષ્ટ, અને મતુઆ જેને કહેવામાં આવે છે, જે બાંગ્લાદેશથી છોડીને આવ્યા છે અહીંયા અને બંગાળમાં વસે છે ભાગલા વખતના, એ બધા લોકોને આકર્ષવાના છે। એટલે મને લાગે છે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ જે મતુઆ સમુદાયના લોકો છે ભાજપને વોટ આપશે અને નરેન્દ્ર મોદીનો ચહેરો જ આગળ કરવાનો છે। દિલીપભાઈ, આખરે શું જોઈ રહ્યા છો ભાજપ અને ટીએમસી ની ટક્કરમાં? 211 બેઠકો છે, એમાંથી મોટી સંખ્યામાં બેઠકો ઓછી થશે ટીએમસી ની, પણ હવે 150 કરતા ઓછી થશે કે નહીં, કે ક્યાં આવીને અટકે છે, આટલું જોવાનું છે। ઓકે, તો 211 માંથી ટીએમસી ની કેટલી ઓછી થાય છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાં પહોંચે છે? ઘણા બધા મુદ્દાઓને લઈને ટીએમસી ને ભાજપ આમને સામને છે। ક્યાંક કોંગ્રેસ અને લેફ્ટ હવે કઈ ચર્ચામાં નથી અને સીધી ટક્કર ટીએમસી અને ભાજપની છે। ત્યારે જોવાનું રહેશે કે હિન્દુત્વનો મુદ્દો અને મમતા બેનર્જીની જે સિમ્પથી લોકોને મેળવવાની અને બંગાળની અસ્મિતાનો મુદ્દો કેટલો અસર કરશે એ આવનારા દિવસોમાં ખબર પડશે। તો લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્चा। दिलीप गोयल, प्रदीप मलिक और हर्षवर्धन पांडे, आप चर्चा में भाग लिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા। ફરી મળીશું નવી ચર્ચા સાથે। જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।